अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े अच्छे से, बहुत ही तफसील से। नंबर 1 इक्विटी क्या होती है, नंबर 2 लायबिलिटी क्या होती है और नंबर 3 एसेट्स क्या होते हैं। ये बात वाज़ेह है आप सबको? ओके। अगली बात है कि इनकम क्या होती है। इनकम के बुनियादी तौर पे 2 कंपोनेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द अदर इज कॉल्ड गेन। इन 2 को भी समझते हैं कि ये क्या है। जब ये लफ्ज़ है रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू, जब आप किसी बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से कोई चीज़ सेल करके हासिल करते हैं तो उसको रेवेन्यू कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक ग्रॉसरी स्टोर है, उसका रूटीन बिजनेस क्या है? ग्रॉसरी बेचना। उसको बेच के जो पैसे मिलेंगे दैट इज़ रेवेन्यू। एक हॉस्पिटल का रेवेन्यू क्या होगा? टेस्ट की फीस लेते हैं, चेकअप की फीस लेते हैं, ऑपरेशन की फीस लेते हैं, ये उसका रेवेन्यू है। एक फार्मेसी का रेवेन्यू क्या होगा? जो वो दवाइयाँ बेचता है उससे जो पैसे लेता है वो उसका रेवेन्यू होगा। यानी सेल ऑफ मेडिसिन विल बी द रेवेन्यू। हॉस्पिटल के केस में फी विल बी द रेवेन्यू। कॉलेज के केस में फी विल बी द रेवेन्यू। एक जनरल स्टोर के केस में सेल ऑफ गुड्स जो पड़ी हैं इज रेवेन्यू। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी लोगों को कंस्ट्रक्शन करके देती है तो उसके कोई पैसे लेती होगी, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है। और बैंक का रेवेन्यू क्या होगा? मार्कअप। बैंक का बिजनेस, मेजर बिजनेस क्या है? लेंडिंग। वो पैसे लोगों को कर्ज पे देता है और उस पर मार्कअप लेता है। उसका रूटीन बिजनेस क्या है? लेंडिंग। उससे जो पैसे हैं वो उसका क्या है? रेवेन्यू। ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा? प्रीमियम। जो इंश्योरेंस देता है, आपने पढ़ा ना, हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, रिमेंबर? कोई कहीं कहीं पढ़ा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम? नहीं, चलो उसको प्रीमियम बोलते हैं। यानी जब कोई चीज़ इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर करती है तो उसकी फीस लेती है, दैट फीस इज कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम इज दी रेवेन्यू। अच्छा, और कोई बिजनेस दिन में लेते हैं। रेंट ए कार का रेवेन्यू क्या होगा? रेंट। अगर आपका एक प्लाजा किराए पे चढ़ा हुआ है तो आपका रेवेन्यू क्या होगा? रेंट। और कोई बिजनेस दिन में लाएं। एयर कंडीशनर बनाने वाले का रेवेन्यू क्या होगा? सेल ऑफ एयर कंडीशनर। सो किसी भी बिजनेस की जो प्रिंसिपल बिजनेस है, मेन बिजनेस है, उससे जो सेल करके पैसे लेता है दैट इज रेवेन्यू। फिर ऐसा होता है कि ये बिजनेस कुछ अदर एक्टिविटी से भी पैसे बाज़ कमा लेता है जो कि उसका बिजनेस नहीं है। मिसाल के तौर पे XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स एयर कंडीशनर बेचता है। एयर कंडीशनर बेचने से उसको जो पैसे आएंगे दैट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू। कॉलेज ने एसी खरीद लिए, कॉलेज के लिए ये एसी रेवेन्यू तो घर हमने तो खरीदे, हमने बेचे तो नहीं, खरीद लिए। 4 साल बाद कॉलेज ने ये देखा कि यार ये एसी अब जरा पुराने हो गए, हम नए एसी लगाते हैं, और पुराने एसी बेच दिए। जब उनको बेचा तो उसमें कुछ बचत हो गई। लेट्स से जो एसी थे वो 20,000 के थे लेकिन वो 25,000 के बिक गए, तो ये जो 5,000 का गेन हो गया है ये रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि कॉलेज का ये कारोबार नहीं है कि वो एसी बेचे। कॉलेज के लिए ये एक अदर इनकम है कि चलो यहां से भी बच रहे हैं पैसे। ठीक है। ऐसे ही किसी दुकानदार के पास जो उसने माल लेके रखा हुआ है वो उसकी सेल रेवेन्यू है, उसके कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे, उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, उसको इंटरेस्ट मिल गया, इनकम, गेन्स। ये उसका रेवेन्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ये कारोबार नहीं है कि वो बैंक में पैसे रख के इंटरेस्ट लेगा, उसका ये कारोबार नहीं है। हाँ, एक कंपनी है जिसका कारोबार ही यही है कि वो पैसे इन्वेस्ट करती है मुख्तलिफ जगह और वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड या इस तरह की चीज कमाती है, उसके लिए ये रेवेन्यू है। लेकिन किराने स्टोर वाले के लिए ये रेवेन्यू नहीं है क्योंकि उसका ये कारोबार नहीं है। तो इनकम दरअसल 2 शक्लें इख्तियार कर सकती है।
दरअसल दो शक्लें इख्तियार कर सकती है, रेवेन्यू, गेन्स। ये रेवेन्यू क्या है? ये रेवेन्यू इज दी इनफ्लो, ग्रॉस इनफ्लो फ्रॉम दी principal activities of business। इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जिस तरह मैंने कहा, एक जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, वो 5 लाख रुपए का माल खरीद के लाया, उसमें डायपर्स भी लाया, मसाले भी लाया, मिर्चें भी लाया, है ना, जूसेस भी लाया, 5 लाख रुपए का माल लाया और उसने 7 लाख रुपए का बेच दिया। व्हाट इज रेवेन्यू? 7 लाख रुपए ग्रॉस अमाउंट। टोटल कितने का बेचा? मुनाफे की बात नहीं हो रही, टोटल की। मुनाफा उसका 2 लाख है कि 5 लाख की 7 लाख की बेचे तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, बट दैट इज प्रॉफिट, नॉट रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? द ग्रॉस इनफ्लो। दैट इज वाई मैंने लफ्ज 7 लिखा है, ग्रॉस इनफ्लो 7 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ये कहां से निकलता है? इसी रेवेन्यू में से, वो भी इनकम है। इट्स ए सबसेट। देखे ना, ये 7 लाख रुपया क्या है? रेवेन्यू। ये इनकम की डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता? इसी 7 लाख में से 2 लाख रुपए आपको बच गया, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट वो इनकम की डेफिनेशन में फॉल करेगा कि नहीं करेगा? वो भी इनकम ही है। तो रेवेन्यू या रेवेन्यू से नीचे पैदा होने वाली इनकम या प्रॉफिट इनकम की डेफिनेशन में फॉल करता है। सो इनकम मींस रेवेन्यू या गेन्स। अच्छा, गेन्स की एग्जांपल क्या है? मैंने कहा आपके पास कोई ओल्ड स्क्रैप पड़ा था, आपने 5,000 रुपए का सेल कर दिया, गेन हो गया। आपके पास पुराना एसी पड़ा था 20,000 का, आपने 25,000 का बेच दिया, 5,000 का गेन हो गया। आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे थे, आपने हफ्ते के लिए बैंक में जमा करा दिए, वहां से इंटरेस्ट मिल गया, अदर इनकम, गेन। नहीं, वो दैट इज प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, कि मैंने 7 लाख रुपए का कारोबार किया और उसमें से 2 लाख रुपया कमा लिया, तो कहेंगे प्रॉफिट। अच्छा, फर्ज करें कि आपको कोई गेन हो गया 20,000 रुपए का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2,20,000 का। ठीक है, तो जो लफ्ज इनकम है उसकी डेफिनेशन क्या समझी जाएगी? इनकम includes revenue and gains, whereas revenue is the gross inflow from the principal activities of the business, while gains are gains from the other sources of the business। कहीं और से पैसे बच गए। ठीक है, और फिर आखिरी डेफिनेशन है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, जिस तरह भी इनकम्स की बात हुई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉसेस। एक्सपेंसेस के अंदर दो तरह की चीजें हैं। एक वो एक्सपेंसेस जो कारोबार चलाने के लिए लगाने पड़ते हैं। आपने दुकान ली है तो दुकान का किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे, केबल का खर्चा देंगे, मुलाजिम रखा है उसकी तनख्वाह देंगे, कोई सफाई वाला आता है उसको पैसे देंगे, कोई कूड़े वाला आता है उसको ये सब कारोबार करने के खर्चे हैं। कोई टूट फूट हो जाती है, रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे, कोई एलईडी फ्यूज हो गई है उसको ठीक कराएंगे, कोई तार जल गई है, कितने ही काम हो रहे हैं रोज कारोबार के, कोई ना कोई मसले हैं, वो हो रहा है, कोई टैक्सेस दे रहा है। सब क्या है? ये कारोबार को ऑपरेट करने के, चलाने के खर्चे हैं। दूसरे हैं लॉसेस, आग लग गई, माल जल गया, नुकसान हो गया, क्या करूं? ये भी एक्सपेंस का पार्ट है। बहरहाल एक्सपेंस तो है ना,
भले वो कारोबार चलाने से हुआ है या किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, नुकसान तो हुआ है, खर्चा तो हुआ है, तो उसको एक्सपेंस के अंदर शामिल समझा जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कारोबार चलाने के खर्चे हैं, और लॉसेस जो कहीं से लॉस हो गया आपको। आप माल खरीद के लाए थे 5 लाख रुपए का, आपने सोचा था मैं 7 लाख रुपए का बेचूंगा, मार्केट क्रैश हो गई, वही 5 लाख वाला माल अब आपको 4 का बेचना पड़ रहा है, नुकसान हो गया, लॉस। आप समझ गए? तो एक्सपेंस की जो टर्म है, दिस इंक्लूड्स 2 आइटम्स, 1 कारोबार चलाने के खर्चे, 2 लॉसेस, कहीं से भी हो जाए। तो ये 5 चीजें थी जो हमने कल और आज में पढ़ी। पहली चीज हमने पढ़ी एसेट्स, दूसरी चीज हमने पढ़ी लायबिलिटी, तीसरी चीज हमने पढ़ी इक्विटी, और आज चौथी चीज हमने पढ़ी इनकम, और पांचवी चीज हमने पढ़ी एक्सपेंसेस। अगर मैं आपको क्विक रिकैप दूं तो एसेट्स ऐसे रिसोर्सेज थे जो आपके कंट्रोल में हैं, पास्ट इवेंट के नतीजे में वजूद में आए हैं, और आप फ्यूचर में उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने की तवक्का रखते हैं। लायबिलिटी ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी जो पास्ट इवेंट के नतीजे में वजूद में आई है, जिसके नतीजे में आपको कुछ ना कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। इक्विटी एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क था, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी असल में ओनर के पैसे हैं, जो ओनर ने सरमायाकारी की है कारोबार में, वो इक्विटी कहलाएगी। उस सरमायाकारी के नतीजे में, उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो मुनाफा वगैरह होगा वो भी इक्विटी का पार्ट बन जाएगा, या नुकसान होगा वो भी इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। सो आपने कारोबार में 10 लाख डाला, ये इक्विटी है, फिर उसके ऊपर 2 लाख का मुनाफा हो गया, अब ये 10 लाख आपका 12 लाख हो गया, ये भी इक्विटी है। फिर नुकसान हो गया और 12 की जगह 11 रह गया, ये भी इक्विटी है। तो इक्विटी मीन्स एसेट माइनस लायबिलिटी का डिफरेंस, विच इज ओनर्स मनी। इनकम मीन्स अभी हमने बात की रेवेन्यू एंड गेन्स, और एक्सपेंसेस की भी हमने बात की एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो ये 5 हैं एलिमेंट्स जो कि अकाउंटिंग के अंदर कार फरमा है। मुझे भी अकाउंटिंग पढ़ते कोई मेरा ख्याल है 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। इन 5 से बाहर कोई चीज़ नहीं मिली अभी तक, यही 5 है। जो कुछ भी आना है इन 5 से मुतल्लक ही आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना।
अच्छा जी, ये जो 5 एलिमेंट्स हमने अब सीख लिए, इन 5 पे मुश्तमिल अकाउंटिंग के रूल्स हमने सीखने हैं। इनको कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चेस खेली आपने? देखी होगी कम से कम। उसमें आपको मालूम है एक हाथी होता है, घोड़ा भी होता है। घोड़ा जो है वो घोड़े जैसा ही होता है ना, उसकी घोड़े जैसी शेप बनी होती है, इसलिए मैं उसकी एग्जांपल नहीं दे रहा। हाथी की एग्जांपल लेते हैं। एक फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी है ना, कोई 1990-95 की फिल्म है, 92 की। अच्छा जी क्या वो हाथी आपको हाथी जैसा लगता है? उसमें कोई दूर दूर तक हाथी जैसी कोई खसूसियत नहीं पाई जाती है ना हाथी। अच्छा, फिर हाथी का चेस में रोल क्या है? यानी डायगोनली वो एक लॉन्ग जंप ले सकता है जहां तक जगह खुली मिले उसे। हाथी का ऐसा कोई रोल होता है जिंदगी में, दुनिया में, कि हाथी सिर्फ डायगोनली चलता है? हाँ, बिशप तो तोप नहीं होती। मैं उर्दू में ही खेली है मैं अंग्रेजी से नहीं खेली। सो बताने का मेरा मकसद ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐसे नामों से या ऐसे सिंबल्स से बयान किया जाता है जिनका शायद हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। आप ताश की एग्जांपल ले लें। ताश में एक होता है हार्ट्स का पत्ता, है ना, पान का पत्ता। हार्ट्स का पान से क्या ताल्लुक है? अंग्रेजी में हार्ट्स, उर्दू में पान, कोई है इसका जोड़? अच्छा, फिर चिड़िया का पत्ता, उसमें जो फोटो बनी होती है वो चिड़िया की होती है। देख के आपके दिन में है चिड़िया का पत्ता? वो एक पौधा सा बना होता है। हुक्म का पत्ता है आपके दिन में? उसका हुक्म से कोई ताल्लुक? ईंट का वो डायमंड जैसी चीज होती है ना? ये सब क्या है? ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं। सिर्फ आपने किसी चीज का नाम रख छोड़ा है ताकि खेलने में आसानी हो। भी खेलते हुए मैं क्या बताऊं, ये कौन सा पत्ता फेंका मैंने, क्या बताऊं? भी चिड़िया का पत्ता फेंका। आप इसको चिड़िया का ना रखते जिंदगी, अभी जब जिस किसी ने ताश इजाद की, वो उसका नाम उर्दू में चिड़िया ना रखता, वो इसका नाम तोता रख देता, तो हमारे इसको तोता कह रहे होते हैं। कहते यार भी अट्ठी तोते थी यही कह रहे होते ना। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। हाथी को हम चेस में हाथी से रिलेट नहीं करते हैं, ये जस्ट एक नाम होता है। हम कहते हैं यार ये हाथी है, ये ऐसे चलता है ना। घोड़ा ढाई की चाल चलता है, लेकिन एक्चुअल घोड़ा ढाई की चाल नहीं चलता। एक्चुअल घोड़ा तो रेगुलर चाल चलता है। ये डेबिट एंड क्रेडिट, ये यहां पे मैं एक आई भूल गया, डेबिट आई है इधर में, डेट लिखा हुआ था, डेबिट आई है। डेबिट एंड क्रेडिट सिंबल्स हैं अकाउंटिंग में जो इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जैसे चिड़िया का ताश में कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही जैसे हाथी का चेस में कोई मतलब नहीं है। जस्ट हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इसका ऑपरेशन क्या है। हाथी का ऑपरेशन क्या है? ये डायगोनल चलता है, हमें ये पता होना चाहिए ये डायगोनल चलता है। बाकी क्या इसकी सूंड है या नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही ये जो लफ्ज डेबिट और क्रेडिट है, ये सिर्फ सिंबॉलिक नेम्स हैं। इसका अगर कोई मुझसे पूछे कि डेबिट का क्या मीनिंग होता है, मैं कहूंगा कोई मीनिंग नहीं होता। क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है? कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ, कोई ये कह सकता है कि आखिर जिंदगी में या अंग्रेजी में एक लफ्ज वजूद में आया है तो कोई तो इसकी नस्ल होगी ना कोई तो इसकी ओरिजिन होगी ना, जहां से ये लफ्ज ड्राइव हुआ है। यस, ये लफ्ज कहीं से ड्राइव हुआ है।
वहाँ इसका कोई मीनिंग था, लेकिन अकाउंटिंग में ये सिर्फ एज अ सिंबल यूज होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं दिया जाता। रूल्स कैसे बनाए गए कि जब भी हम एसेट या एक्सपेंस में इंक्रीज होने का कोई ऑपरेशन हो रहा होगा, कोई एक्शन हो रहा होगा, तो हम उसको एक सिंबल अलॉट कर देंगे, डेबिट। इसको DR डेबिट पे लिखा जाता है। इसी तरह अगर एसेट या एक्सपेंसेस में कोई डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम एक सिंबल अलॉट कर देंगे, क्रेडिट, या CR से भी इसको लिखा जाता है। अब ये क्या है, ये कन्वीनियंस पैदा की जा रही है या एक सिस्टमैटिक तरीकाकार इजाद किया जा रहा है। जैसे आप मैथमेटिक्स में नोटेशंस लगा लेते हैं ना, आप कहते हैं लेट्स सपोज द प्राइस इज x एंड देन यू सॉल्व द होल क्वेश्चन विद x which actually means price, है ना। The same is with your other things, equations बनाते हैं y is equal to a plus bx, where b has some meaning, but आपको पता होता है कि वो मीनिंग क्या है, लेकिन आप लिख b रही होते हैं, ऐसे ही। तो ये डेबिट क्रेडिट वो सिंबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इन 5 एलिमेंट्स के साथ। मसलन मैं आपको कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल का सिंबल है डेबिट, तो आपको किससे क्या बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया है, वही इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो तो उसको डेबिट लगता है। तो मैं जब कहूंगा ना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, तो आपको क्या बात समझ में आएगी कि बिल आया है, यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, बिजली इस्तेमाल हो गई है। और मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, मैं कहूंगा रेंट एक्सपेंस डेबिट, इसका क्या मतलब है, एक महीने से रेंट और पै गया, तो यार रेंट आमतौर पे मंथली दिया जा रहा होता है, तो मैं कहूँगा अच्छा इसका मतलब है रेंट इंक्रीज मतलब है कि भी जनवरी तक का रेंट दिया था, जनवरी का भी रेंट आ गया, दिसंबर का रेंट दिया था, जनवरी का रेंट भी आ गया, दिसंबर तक का रेंट, तो दिसंबर तक का रेंट बुक कर लिया होगा ना, दिसंबर में लिख लिया होगा। अब जनवरी का रेंट है, जनवरी में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा उसे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। इसी तरह आपके पास गोदाम में कोई माल पड़ा था, आग लग गई, जल गया, क्या हुआ, नुकसान हुआ, लॉस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस की कैटेगरी में था ना लॉस। ये लॉस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, आग लग गई है लॉस इंक्रीज हुआ, यानी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, तो क्या करूंगा, डेबिट। तो हमें समझ में आ गई कि जब भी एसेट या एक्सपेंस के साथ डेबिट लिखा होगा इसका मतलब है इस चीज में इजाफा हो रहा है, और अगर क्रेडिट लिखा होगा तो इस चीज में कमी होगी। मसलन आपने एक नया एयर कंडीशनर खरीद लिया है, अब क्या कहेंगे, एसी डेबिट। एसी क्या है, एसेट है ना, एसी एक एसेट है और एसेट में इंक्रीज हुआ है, डेबिट कर दूंगा। अच्छा आपने अपना एसी बेच दिया है, एसी क्योंकि एसेट है एसी और आपने बेच दिया है, तो एसी कम हो गया ना, मेरे पास पहले 5 एसी थे, अब 4 हैं, तो एक एसी निकल गया, यानी एसेट कम हो गया, यानी क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा एसी क्रेडिट। अब बजाय ये कि मैं पूरा अंग्रेजी का जुमला लिखूं दैट एसी हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, मैं लिखूंगा एसी क्रेडिट। बाकी बात समझ आ गई है कि एसी निकल गया, किधर निकल गया, किसके साथ निकल गया, ये बात की बात है लेकिन ये निकल गया, एसी क्रेडिट। तो ये सिंबल क्या कर रहे हैं, ये एक सिस्टमैटिक मेथड दे रहे हैं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का। तो बजाय हम अंग्रेजी में लंबे लंबे जुमले लिखें, हम 2 लफ्जी बात करेंगे, एसी डेबिट या एसी क्रेडिट, बाकी बात अकाउंटेंट को समझ आ जाएगी कि क्या हो रही है।
मजीद उसको तफसील चाहिए होगी तो वो फाइल खोल लेगा, कागज देख लेगा कि क्या हुआ। जाहिर है इसके पीछे को कागज भी तो पैदा हुआ होगा ना। जब आपने किसी को एसी बेचा होगा तो रसीद नहीं बनी होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, ओके। ये रूल एग्जैक्टली उलट नीचे अप्लाई हो जाएंगे, यानी इनकम इक्विटी या लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। आपने चीजें सेल की, आपका कारोबार है एसी बेचने का। अभी मैंने जो एसी बेचा था मेरा कारोबार नहीं था एसी बेचने का मैं कॉलेज से एसी बेच दिया तो एसेट कम हो गया। अब मैं कह रहा हूं मेरा कारोबार यही है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं एसी बेचता हूं। अब जब मैं एसी बेचूंगा तो ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू और रेवेन्यू इनकम होती है, तो इनकम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? क्रेडिट। ठीक है। इसी तरह मैंने बैंक से कर्ज ले लिया, मैंने बैंक को कहा यार मुझे कारोबार करने के लिए 50 लाख रुपए फाइनेंसिंग कर दो। उसने कहा ठीक है ये लो। ये क्या है मेरे कंधों पे? लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है। मैं कहूंगा क्रेडिट। अच्छा, मैंने बैंक का लोन रीपे कर दिया, मैंने कहा ले जा अपने पैसे वापस ले, तो मेरी लायबिलिटी कम हुई है, डिक्रीज। सिमिलरली इक्विटी, मालिक ने पैसे कारोबार में डाले हैं, एक कारोबार है इसमें मालिक ने 50 लाख रुपए दिया है, तो बताइए इस कारोबार में मालिक की इक्विटी पहले कितनी थी? कोई भी नहीं, उसके पैसे थे ही नहीं, जीरो, कारोबार शुरू ही नहीं हुआ था। आज अब इस कारोबार में मालिक की इक्विटी कितनी है? 50 लाख, तो इक्विटी इंक्रीज होगी, क्रेडिट। अच्छा, थोड़े अर्से बाद उसने कहा यार मैं ज्यादा पैसे डाल बैठा हूँ, इतने की जरूरत नहीं थी कारोबार में, 10 लाख वापस काट लो। अब उसकी इक्विटी कितनी रह गई है? तो कम हुई है कि ज्यादा हुई है? तो क्या करूंगा? डेबिट। कितने से? 10 लाख। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अब सारी जिंदगी आपके साथ चलेंगे और ये इस बात को गवर्न करेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जो एक्टिविटी हुई है उसमें से कौन सी चीज डेबिट हुई है और कौन सी चीज। अब आप इस बात को भी समझें कि डेबिट और क्रेडिट का फैसला करने से पहले मुझे ये फैसला करना जरूरी है कि ये ट्रांजैक्शन एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, इक्विटी है, लायबिलिटी है। इसलिए पहले हमने डेफिनेशन पे तफसीली वक्त लगाया ताकि जब मेरे सामने कोई मामला आए तो मैं उसको परख सकूं कि ये है क्या, ये एसेट है, ये इक्विटी है, ये एक्सपेंस है, ये लायबिलिटी है, ये इनकम है, ये क्या है। वो डेफिनेशन में ज़हन में लाऊंगा, उसके मुताबिक ये फैसला करूंगा कि ये एसेट है या ये एक्सपेंस है या ये लायबिलिटी है, जो भी है। जब मैं ये फैसला कर लूंगा कि ये फर्ज करें ये लायबिलिटी है, फिर मैं रूल्स पे आ जाऊंगा। मैं कहूंगा अच्छा अब ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दूंगा, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, एंड दैट्स इट। सो पहला काम ये पहचानना है कि ये चीज क्या है, दूसरा काम ये जानना है कि इंक्रीज या डिक्रीज है, और तीसरा काम उसका डेबिट क्रेडिट का फैसला कर देना। ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने पढ़े हैं और ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, यानी ये कोई पाकिस्तानी रूल्स नहीं है, ये यूनिवर्सल रूल्स हैं। दुनिया भर में किसी भी अकाउंटिंग में यही रूल्स कार फरमा है। ठीक है, एहतियातन आपको बता रहा हूं, बाज़ औक़ात बच्चे कुछ सर्च कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर कुछ और मिल जाए, और उनको हो सकता है कि ऐसी किताबें मिल जाएं जो इसके अलावा भी कोई रूल्स पेश कर दें, तो आपने उससे बराए मेहरबानी बाज रहना अगर कोई भी किताब, कोई वीडियो, कोई दुनिया का बंदा, वो कनाडा में बैठा हो, मंगोलिया में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, इंग्लैंड में बैठा हो, इंडिया में बैठा हो, पाकिस्तान में बैठा हो, युगांडा में बैठा हो, वो अगर कोई रूल इनके अलावा बता रहा है तो आपने उससे बाज रहना। ठीक है, दुनिया में इसके अलावा भी कुछ रूल्स फिर रहे हैं जो कि यूनिवर्सल रूल्स नहीं है। ठीक है, वो रूल से कभी वाकफियत की जरूरत पड़ेगी जनरल नॉलेज के लिए,
तो हम पढ़ेंगे कहीं एंड ऑफ द सेशन जाके, आपको वैसे बता दूंगा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी रूल बयान करते हैं, निकलता उससे यही डेबिट क्रेडिट ही है। ये नहीं है कि उससे डेबिट क्रेडिट नहीं निकलता, निकलता डेबिट क्रेडिट ही है, लेकिन उसकी अपनी कोई स्टोरी है कि इसको यूं करके देखेंगे तो इसका ये जवाब आ जाएगा। वो स्टोरी ठीक नहीं है। मैं आपको वो वाले रूल्स बता रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एसेट एक्सपेंसेस का इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, और इनकम इक्विटी लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, ठीक है। अब यहां से आगे, अब अगले चंद दिन हमारे इसी मामले पे गुजरेंगे कि ये रूल्स की हम प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। Okay. Before we start these small questions to practice कि डेबिट क्रेडिट क्या है, ये जो डेबिट एंड क्रेडिट का तरीकाकार है इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग का जो लफ्ज है ये वही लफ्ज है जो अंग्रेजी में समझ में आ रहा है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बोलते हैं बुक्स बनाने को। बुक कीप करना से मुराद बुक रखना नहीं होता, बुक बनाना होता है। जैसे ये जो आप रजिस्टर पे काम कर रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, है ना, यही बुक कीपिंग है, आप लिख रहे हैं। तो अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखना इस बुक कीपिंग। बुक बनाना यानी रजिस्टर में लिखना। ये लिखने का जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार को कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम डबल इंपैक्ट यानी कि डुअल इंपैक्ट होंगे, जो कि एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। यानी हर ट्रांजैक्शन में कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट जरूर होगा। कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम दो इंपैक्ट जरूर होंगे। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने बैंक से 10 लाख रुपया लोन ले लिया, इसमें क्या हुआ? लायबिलिटी पैदा हुई है। और क्या हुआ? मेरे हाथ में पैसे आ गए, एसेट। पैसे एसेट है ना। एक जानिब मेरे हाथ में 10 लाख रुपए के नोट आ गए हैं, ये एसेट है। दूसरी जानिब मेरे कंधों पे एक लायबिलिटी आ गई है। दो इंपैक्ट। मैं लिखूंगा एसेट भी आया है और लायबिलिटी, जिम्मेदारी भी आई है। बात समझ में? दो इंपैक्ट। अच्छा, मैंने रेंट पे किया दुकान का, तो क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ है। साथ मेरी जेब से पैसे कम भी तो हो गए, नहीं? कैश कम भी तो हुआ है। तो एक तरफ मैं लिखूंगा कि रेंट एक्सपेंस हो गया, दूसरी तरफ मैं लिखूंगा मेरे हाथ से पैसे निकल गए। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इंपैक्ट होंगे। डबल एंट्री, दो इफेक्ट आएंगे। आइए शुरू करते हैं। एन एंटिटी, एंटिटी मतलब कारोबार। एंटिटी का मतलब होता है वजूद। हम बिजनेस में
एंटिटी का लफ्ज कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस एंटिटी, कारोबार। इसी से मैं एक और बात भी आपको बता दूं, एक और चीज है, इसको भी लिख लीजिएगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको पूरा नाम यूं भी लिखते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स द बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। मालक और कारोबार दो अलग अलग चीजें हैं, इनको इकट्ठा नहीं समझा जाएगा। ये बात बताने की जरूरत क्यों पेश आई, अभी एग्जांपल से वाज़ेह करता हूं। मालक ने कारोबार में 50 लाख रुपया डाला है, कैश बढ़ गया या घट गया? और मालक का अकाउंटिंग किसकी करेंगे, मालक की कि बिजनेस की? बिजनेस की। हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। हमने मालक की अकाउंटिंग नहीं करनी है, हमने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, ओनर अपने घर होगा ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी। हम मालक को ध्यान में रख के अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम बिजनेस को ध्यान में रख के करेंगे। मालक ने कारोबार को पैसे दिए हैं, मालक की तरफ से सोचें तो पेमेंट हुई है, कारोबार की तरफ से सोचें तो रिसीव्ड हुई है, पैसे वसूल हुए हैं। तो हमने एंट्री वसूली की डालनी है कि पेमेंट की डालनी है? वसूली की डालनी है। मालक की तरफ से अकाउंटिंग नहीं हो रही, बिजनेस की तरफ से हो रही है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, और अकाउंटिंग किसकी तरफ से होगी? बिजनेस की तरफ से होगी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, एन एंटिटी विद 31 दिसंबर ईयर एंड, जिसका साल 31 दिसंबर को खत्म होता है। आप सोचेंगे साल तो 31 दिसंबर में खत्म होता है, दस वाली गल से नहीं। बिजनेसेस अपने साल खुद डिसाइड करते हैं। साल क्या है? 12 महीने का दौरानिया है। वो जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, वो फरवरी से जनवरी भी हो सकता है, वो जुलाई से जून भी हो सकता है ना, वो अक्टूबर से सितंबर भी हो सकता है, कोई 12 महीने। तो बिजनेस अपना 12 महीने का पीरियड तय कर लेता है कि ये मेरा साल होगा, इसको मैं अपना बिजनेस ईयर कहूंगा, या मोर अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल ईयर कहूंगा। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, मैं अपनी अकाउंटिंग इस 1 साल की करूंगा और फिर अगले 1 साल की करूंगा। ये साल डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इस साल के खात्मे पे आपने अपने बिजनेस का नफा नुकसान निकालना है। तो नफा नुकसान किस साल का निकालूंगा? जनवरी से दिसंबर का निकालूंगा कि जुलाई से जून का निकालूंगा या अक्टूबर से सितंबर, किसका निकालूंगा? जो साल में फिक्स करूंगा उसका निकालूंगा और फिर वही वाला साल चलाऊंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ट्रेडिशनल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल फॉर एग्जांपल, उसका साल का सेशन कब खत्म होता है? मार्च में। तो नया सेशन अप्रैल से शुरू हो जाता होगा। इसका मतलब है उस स्कूल को ये सूट करता है कि वो अपना ईयर रख ले अप्रैल से मार्च, क्योंकि नए अप्रैल में नया सेशन शुरू हो जाएगा, नई क्लासें, नई फीसें, नया सब कुछ। तो क्या ख्याल है, उसको अपना क्या रखना चाहिए साल? अप्रैल से मार्च, या कम अप्रैल से अगले साल 31 मार्च। स्कूल को ये सूट करता है। ठीक है, किसी दूसरे को कुछ और ईयर सूट करता है। अच्छा, कुछ बिजनेसेस के साल लॉ डिफाइन कर देता है कि अगर आप फलां कारोबार कर रहे हैं, आप अपना साल ये रखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप शुगर का बिजनेस करते हैं, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, चीनी बनाते हैं आप, शुगर मिल है, तो आपका साल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है अक्टूबर से सितंबर। आपका साल 1 अक्टूबर को शुरू होगा, 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। अगर आप टेक्सटाइल कंपनी हैं तो गवर्नमेंट ने आपके लिए भी साल फिक्स कर दिया है। आपका साल जुलाई में शुरू होगा, जून में खत्म होगा। अगर आप एक बैंक हैं, आपका साल भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। आपका साल जनवरी में शुरू होगा, दिसंबर में खत्म होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए मुख्तलिफ साल यानी अकाउंटिंग ईयर्स या फाइनेंशियल ईयर्स रखे गए हैं। शुगर बिजनेस अक्टूबर टू सितंबर, टेक्सटाइल बिजनेस जुलाई टू जून, बैंक
जनवरी टू दिसंबर एंड मैनी अदर्स। सबसे ज्यादा पॉपुलर ईयर जो पाकिस्तान में चलता है वो जुलाई से जून चलता है। ये वही साल है जो हमारा गवर्नमेंट का इकोनॉमी का भी साल होता है ना। नया बजट कब आता है? जुलाई से एप्लीकेबल होता है। जून में बजट आता है और यकम जुलाई से वो एप्लीकेबल हो जाता है। हम गवर्नमेंट की जुबान में इसको फिस्कल ईयर कहते हैं। फिस्कल माली मामलात को कहा जाता है, रुपए पैसे के मामलात को कहा जाता है। फिस्कल मतलब माली, माल से वो वाला माली नहीं, गार्डनर वाला माली नहीं, रुपयों पैसों वाला, माल वाला माली, ठीक है। तो हुकूमत का जो माली साल है यानी फिस्कल ईयर है वो जुलाई से शुरू होता है, जून में खत्म होता है। कंपनीज का जो फिस्कल ईयर है वो असल में उसको हम फिस्कल ईयर नहीं बोलते, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। टर्म का डिफरेंट है, चीज वही है। हुकूमत जिसको फिस्कल ईयर कहती है हम उसे अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। हुकूमत अपने हिसाब से लफ्ज रखती है क्योंकि हुकूमत ने अपने माली मामला देखने हैं। हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमने अकाउंटिंग करनी है, हम उसको अकाउंटिंग ईयर कह देते हैं। तो ज्यादातर जो अकाउंटिंग ईयर चलता है दुनिया में, पाकिस्तान में, वो जुलाई से जून चलता है। अलबत्ता जनवरी से दिसंबर भी चलता है, अप्रैल से मार्च भी चलता है, अक्टूबर से सितंबर भी चलता है, सितंबर से अगस्त भी चलता है। राइस वाले जो है ना, राइस प्रोड्यूसर, मेरा ख्याल है उनका सितंबर से अगस्त होता है साल। तो इस तरह तो मुख्तलिफ बिजनेस के, या शायद मेरी यादाश्त में नहीं है, ऐसे कोई पुरानी बात मेरे ज़हन में आ रही है कि राइस वालों का शायद सितंबर से होता है, लेकिन हो सकता है उनका भी अब जुलाई से जून हो गया हो। सो आपके पास छूट मौजूद है कि आप अपना साल फिक्स कर लें, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने, लॉ ने आपका कोई साल पहले से तय कर रखा है फिर नहीं आप कर सकते, फिर आपको वही वाला साल ही रखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ओके। अलबत्ता कानून में इतनी गुंजाइश है कि अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप कहते हैं जी हुकूमत ने मेरा साल रखा हुआ है, लेट से जुलाई से जून, मुझे ये साल सूट नहीं करता, मुझे सूट करता है अप्रैल से मार्च। तो आप मेरी ये मेरे आर्गूमेंट्स हैं, आप बराए मेहरबानी मुझे अलाउ करें कि मैं साल जुलाई से जून के बजाय अप्रैल से मार्च रख लूँ। अगर वो आपको अलाउ कर देगी तो आपका साल अप्रैल से मार्च हो जाएगा, नहीं करेगी तो फिर जुलाई से जून ही चलता रहेगा। ठीक है। तो अब वहां वो बता रहे हैं, और आम तौर पे आपको क्वेश्चन में हमेशा ये बताया जाएगा कि आपका साल क्या है, क्योंकि आपको तो नहीं पता आपका साल क्या है। क्वेश्चन वो तो कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपका साल ये है, यानी आपका साल जुलाई से जून है या जनवरी से दिसंबर है। अच्छा, ये जो जनवरी से दिसंबर है ये वही साल नहीं है जो कैलेंडर पे होता है, इसलिए इस साल को कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं। तो मसलन मैं आपको कह सकता हूं कि द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। इसका क्या मतलब है? जनवरी से दिसंबर। ठीक है, इसका यही मतलब है कि जनवरी से दिसंबर है। अब ये सारी बातें क्या हैं? ये दरअसल अकाउंटिंग का मसला नहीं है, ये अंग्रेजी जुबान का एक असलूब है कि आप बात किस तरीके से बयान कर रहे हैं। तो बात यूं भी बयान की जा सकती है। बाय द वे इसको ब्रिटिश कैलेंडर भी बोलते हैं, मेरा ख्याल है कैलेंडर ईयर को ब्रिटिश कैलेंडर भी बोलते हैं। सो बहरहाल कैलेंडर ईयर इज द यूनिवर्सल टर्म। सो अगर कोई कहता है जी कैलेंडर ईयर तो इसका मतलब है जनवरी से दिसंबर। ठीक है। इसी तरह कैलेंडर मंथ मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, या अगर मैं कहूं इस कैलेंडर मंथ में क्या हुआ तो इसका मतलब है कि यकम जनवरी से 31 दिसंबर में क्या हुआ, कैलेंडर मंथ। ठीक है। ओके। बरतानिया का एक कानून है, लॉ है, उसका नाम भी यही है, ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट 1794 या क्या ऐसे कुछ है। 1790 के आसपास कोई कानून आया था, जो कानून का टाइटल यही है, ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट। यानी वो कानून ये बता रहा है कि कैलेंडर क्या होगा। हमारे लिए तो ये आम सी बात लगती है ना कि यही होता है कैलेंडर, होर केड़ा होता है, लेकिन उसके पीछे कानून साजी हुई होती है। लेकिन ये कैसे, मिसाल के तौर पे मैं अभी ये बात बयान कर रहा हूँ कि हुकूमत का साल होता है जुलाई से जून, तो कैसे होता है? हुकूमत ने इसका कोई कानून जारी किया होगा कि हमारा साल होगा जुलाई से जून।
ये बातें हमें देखने में यूं लगता है कि यार ये अंडरस्टूड है, इट गोज विदाउट सेइंग, नहीं इट डजंट गोज विदाउट सेइंग, इट डज नॉट गो विदाउट सेइंग, इट इज डिफाइंड इन द लॉ, कानून बयान करता है। तो ऐसे ही ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट में भी दिया हुआ है। बहरहाल वापस आते हैं। सो ये बात वाज़ेह हो गई। An entity with 31st December year end has bought the machine for ₹1 lakh with the down payment advance पैसे of 2 lakh and remaining payment of 8 lakh will be made after a month. The transaction happened on 15 December. 15 दिसंबर को मैंने एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, 2 लाख रुपया नकद दे दिया और 8 लाख का महीने भर दूंगा उधार कर लिया। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब इसमें 3 चीजें शामिल हो गई हैं। नंबर 1 मशीन, नंबर 2 नकद पैसे दिए, नंबर 3 उधार, है ना। हम इनको तोड़ तोड़ के लिखते हैं। एक तो काम ये हुआ कि मेरे पास एक मशीन आ गई है, आई है। मशीन की नेचर क्या होगी? एसेट। मशीन इज एन एसेट। अच्छा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? और इंक्रीज करूं तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। कितने से? 10 लाख। और बदले में पैसे दिए, तो कैश, कैश क्या है? एसेट। कैश एसेट होता है सर, आपकी जायदाद का हिस्सा नहीं होता एसेट कैश? नहीं, जो पैसे दिए हैं वो कैश है। जो आपने 1000 रुपए का नोट जेब से निकाला है, ये क्या है? नहीं है, क्या? कैश है, एसेट है। ये एसेट बढ़ गया है, ये एसेट घट गया है, ये एक्सपेंस नहीं है। ये जब आप कैश को देख रहे हैं तो आपने बस कैश को देखना है, ये क्यों घट गया बढ़ गया नहीं देखना है। अभी हम कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल से वाज़ेह करता हूं। आपको याद है कल हमने एक दुकान खोली थी मिल्क शेक की। आप उस मिल्क शेक की दुकान पे गए, आपने जाके उससे 200 रुपया दिया और मिल्क शेक लेके पी लिया। बताएं क्या हुआ? आप कहेंगे एक्सपेंस हुआ, है ना, खर्चा हुआ। नहीं, इसमें 2 बातें हुई। नंबर 1 इसमें खर्चा हुआ, नंबर 2 मेरी जेब से पैसे निकले। अब मैं कहता हूं ये मेरी जेब से 200 निकला, ये क्या है? एसेट में कमी है। क्यों है वो एक दूसरी बात है, वो एक्सपेंस है कि मैंने कुछ फूड के मामले में एक्सपेंस कर दिया। तो मैं कहूंगा फूड एक्सपेंस एंड कैश, ये 2 चीजें हैं। फूड एक्सपेंस एक अलग बात है, जब मैं फूड एक्सपेंस को देखूंगा तो कैश को नहीं देखूंगा। फूड एक्सपेंस में क्या हुआ है? एक्सपेंस बढ़ा है। भाई मैंने कुछ खाया पिया तो एक्सपेंस हुआ है ना, बढ़ा है, हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, खत्म हो गई बात। आओ कैश पे आते हैं। कैश के साथ क्या हुआ है? कैश घटा है। कैश क्या था? एसेट। एसेट क्या हुआ है? घटा, बस खत्म हो गई बात। जब इसको देखेंगे तो इसको देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो इसको देखेंगे। तो जब ये आपने कैश दिया है तो क्यों दिया है? मशीन की वजह से दिया है। लेकिन अभी हम वो नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कैश। कैश के साथ क्या हुआ है? कैश क्या है? एसेट है। एसेट में कमी आई है, और एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। कितने से? 2 लाख से। और क्या हुआ है? 8 लाख का उधार भी कर लिया। एक आपका, इसको जिसके आपने पैसे देने हो ना, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है कि मैंने किसी बंदे के पैसे देने हैं। मसलन इस बंदे का नाम है लेट्स से एक्स, तो मैं कहूंगा क्रेडिटर एक्स, एक्स के पैसे देने। ये क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। कितने से? इस तरीके से आप, अच्छा अगर मैं आपको बताऊं, हम जब सीख जाएंगे तो हम सिर्फ इतनी बात लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे बीच में, ये बात नहीं लिखेंगे जब हम सीख जाएंगे। अभी हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो हम याद कर रहे हैं कि मशीन क्या है। मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। कितने से? 10 लाख रुपए से। कैश क्या है? एसेट है, एसेट इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है, इसको क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए से। ये हम याद कर रहे हैं असल में, हाँ हमारे जेन में बैठ रहा है। जब हम ये अच्छे से याद कर लेंगे
तो ये जो काम है ना कि ये एसेट है, ये लायबिलिटी, ये हमारे दिमाग में हो जाएगा खुद ही, और ये इंक्रीज डिक्रीज भी हमारे खुद ही दिमाग में हो जाएगा, और हम डायरेक्ट जवाब निकालेंगे। हम कहेंगे मशीन ਨੂੰ डेबिट करो तो कैश ਨੂੰ क्रेडिट कर दो। कैसे कर दो, वो बैक ऑफ द माइंड सारी चीज एकदम चल जाएगी और मैं डायरेक्ट फैसले पे आऊंगा। ये बिल्कुल इस तरह ही है कि जैसे आज जब आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं जो बहुत सादा सी है, आप उसको हल नहीं करते हैं, डायरेक्ट जवाब देते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि लेट्स से y इज इक्वल टू 50 + 3x और x की वैल्यू 10 है, तो आप जवाब निकालेंगे, आप जेन में ही करेंगे 3 × 10 30 × 50, ऐसा कहेंगे y इज इक्वल टू 80। यू डोंट राइट इट डाउन एंड देन यू सॉल्व इट इन इधर ले जो है ना, बच्चे जिस तरह करते हैं। आज अगर आपसे मैं कहूं 50 में 20 जमा कर दें, यू डोंट टेक द कैलकुलेटर, आप कहेंगे 70। मैं आपको कहूं 5 में 3 जमा कर दें, यू डोंट ड्रॉ द लाइन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, जवाब आ गया 8। बच्चे तो ऐसे ही निकालते हैं क्योंकि वो सीख रहे हैं। जब वो सीख जाते हैं तो फिर वो ऐसे नहीं करते, फिर वो उंगलियों पे करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही अभी हम सीख रहे हैं, तो हम इतनी पूरी तफसील लिखते हैं। जब हम सीख जाएंगे तो ये बात खुद ब खुद आपके दिमाग में चल जाएगी, ये आपका दिमाग चल जाएगा, ये खुद ब खुद चल जाएगी, और आप डायरेक्ट जवाब निकालेंगे कि जनाब मशीन डेबिट है, कैश क्रेडिट है, खत्म। बस इस तरह लिखेंगे तो देखिए बात क्विक हो जाएगी, और पढ़ने वाला भी अकाउंटेंट होगा, उसको समझ भी आ जाएगी। जो बात मैंने लिखी है मशीन डेबिट कैश क्रेडिट एज अकाउंटेंट, वो जब एक दूसरा अकाउंटेंट बैठ के पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी कि क्या कह रहा हूं मैं। ये ऐसे ही है जैसे चीनी जुबान लिखी हो, कोई चीनी पढ़ेगा तो समझ आएगा ना क्या लिखा हुआ है। मुझे नहीं समझ में आएगी, आपको नहीं आएगी, लेकिन चीनी को आ जाएगी क्योंकि उसको जुबान आती है। तो द अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, द अकाउंटेंट अंडरस्टैंड्स दैट। तो दूसरा अकाउंटेंट भी देखेगा, उसको समझ आ जाएगी क्या बात हो रही है। तो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड इट। सो अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन असाइन करता हूं जिसमें आपने यही फॉर्मेट बनाना है। इसी फॉर्मेट के ना कॉलम आप जेन में रख लें। इसका नाम रखते हैं नेम ऑफ आइटम, इसका नाम रखते हैं नेचर, उसकी नेचर क्या है, यानी एसेट है, लायबिलिटी है, उसमें इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, उसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट क्या होगी, कितने से करेंगे। ये कॉलम्स लिख लें। इन कॉलम्स के मुताबिक आपने एक टेबल बनाना है, वो टेबल मैं भी आपको असाइन करता हूं। बना लिए, कॉलम्स लिख लिए। एग्जाम्पल 6, ये जी सफ़ा नंबर ये 14, इसमें देखें तो ये 22 नरेशंस लिखी हुई हैं। इन 22 के आगे आपने यही बनाना है, डेबिट क्रेडिट। अच्छा, इसमें देखें अमाउंट कोई नहीं दी हुई, अमाउंट नहीं लिखनी, बाकी सेम रहेगा। आइटम का नाम क्या है, नेचर क्या है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, डेबिट है कि क्रेडिट है। पहली एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं, बॉट मोटर व्हीकल फॉर कैश। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, व्हीकल और कैश। व्हीकल की नेचर क्या है, एसेट, कैश की नेचर क्या है, एसेट। व्हीकल एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश एसेट डिक्रीज हुआ है। व्हीकल को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से आपने इसके ये बनाने हैं
ये 22 आइटम्स हैं, इसको आप कोशिश करें बनाएं और फिर इसको ग्रुप में फेंकें कॉपी को, और डिस्कस करें कि ये सही है या गलत है। मैं आपको ग्रुप में ही बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। ओके, ये बुक नहीं है आपके पास, ये ग्रुप में डाली नहीं है मैंने, ग्रुप में डली हुई है, आप ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आज रीपोस्ट हो जाएगी फाइल और आपको मिल जाएगी। थैंक यू।